ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। खटीमा में नंदा गौरा योजना के तहत लाभ लेने वाली छात्राओं हेतु आवेदन की तिथि को बढ़ाने की लगातार मांग चल रही थी, जिसके लिए छात्राओं ने खटीमा में धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं छात्राओं की मांग को संज्ञान में लेते हुए शासन ने लाभार्थी छात्राओं के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। ये जो है माने शासन द्वारा जो है पहले 7 तारीख थी, अब जो है उसकी अंतिम तारीख जो है 17 दिसंबर कर दी गई है। और इस संबंध में जो है समाज कल्याण और बाल विकास को जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिससे कि कोई भी जो पात्र है वो जो है उससे वंचित ना रह जाए। कुछ नहीं है, जब आएंगे तो उनका तत्काल कार्य किया जाएगा। हल्दू चौड़ के गोला रोड पर स्वामी शुभम अंडोला द्वारा अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर विद्युत पोल लगाकर ट्रांसफार्मर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही ग्राम प्रधानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स स्वामी और कई व्यापारी भी धरने पर बैठ गए हैं। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मेरे द्वारा यहाँ पर मेरे कॉम्प्लेक्स में जियो का मॉल खोल रहा है, उसके लिए मुझे 30 किलोवाट का यहाँ पर विद्युत कनेक्शन चाहिए था, जिसके लिए मैंने विद्युत विभाग से अप्लाई किया। उसके लिए प्रशासन का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद एस्टीमेट बना 2,75,000 रुपये मेरे द्वारा जमा करवाए गए और उसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने की कार्रवाई की गई। उसी बीच भास्कर भट्ट प्रधान पुत्र यहाँ पर आया, मेरे घर पर आया और मुझसे बोलने लगा, बिना मेरी इजाज़त के रोड कमेटी में कैसे आपने तो पोल लगा दिए। जो कि पोल आप देख रहे हैं पूर्व की भांति जो पोल लगा रोड के, उससे 1.5 फीट मैंने अंदर लगाया है और आज मुझे मेरा शोषण किया जा रहा है। इस पोल को यहाँ से नहीं लगने दिया जाए। ये हल्दू चौड़ मुख्य बाज़ार में किसी निजी प्रतिष्ठान पे ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, जिसको लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाए जाने से अतिक्रमण बढ़ेगा और दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा नियमानुसार धनराशि जमा की गई है, जिस पर जो है उनको ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए। चूँकि कई और बिंदु भी हैं जो विवाद के कारण हैं, इसमें एक मेरे द्वारा कमेटी बना दी गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी और कमेटी की जैसी रिपोर्ट होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल यहाँ पर हम लोगों ने द्वारा प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन में हम लगातार हैं, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। अतिक्रमण हटना चाहिए। प्रशासन से हमें ये मिला है कि कल उनके द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा ये बताया गया कि हम कल 10 बजे यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करेंगे और एकाएक कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम लगा हुआ था तो उनमें उनकी ड्यूटी लगने के कारण उनके प्रोग्राम के बाद तुरंत यहाँ पर पहुंचने के लिए हमसे SDM साहब ने बोला कि हम यहाँ पहुँचेंगे मौके पर। और जो लगातार हमारा संघर्ष है कि कई तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि ये एक निजी ट्रांसफार्मर है। हम शुरू से लगभग 7 सालों से प्रयासरत हैं कि यह पोल, जो बिजली के पोल अनावश्यक लगे हुए हैं, ये सड़क के किनारे लगें और जिससे यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेन देन की मैं चाहता हूँ, लेन देन की जो बात इन लोगों से द्वारा मेरी छवि को ख़राब किया जा रहा है, उसका कानूनी दृष्टिकोण से मैं पूरा जवाब मांगूंगा। और मैं चाहता हूँ मैं एक जनता की आवाज़ हूँ। अगर इस तरीके से मेरी तरह कोई मांग की गई या कोई बात हुई है तो आप उसको सोशल मीडिया जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से यूज़ करिए। मुझे मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल इन्हें प्रूव करना चाहिए और यहाँ नहीं तो कोर्ट में आप प्रूव करेंगे। रानीखेत के पास मचखाली क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में रोगी इलाज के लिए पहुंचे। मचखाली क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा रोगियों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। वहीं महेंद्र अधिकारी के सौजन्य से निःशुल्क दवा वितरित की गई। आपको बता दें कि भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी द्वारा लगाया गया यह 5वां स्वास्थ्य शिविर था। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा पूर्व सैनिकों को आ रही समस्याओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पूर्व सैनिकों, आश्रितों तथा वीरांगनाओं के द्वारा अपनी समस्याओं का निस्तारण कराया गया। होते हैं ना जो 85 से पहले वाले, उनके केस में क्या था, पहले फैमिली पेंशन हुआ नहीं करती थी। अब क्या फैमिली पेंशन शुरू हो गई है, तो आजकल तो जो PPO आ रहे हैं फैमिली पेंशन में उनका क्या कहते हैं, PPO में नाम भी रहता है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें रहती हैं। पुराने वाले केस में क्या था, न उनका नाम रहता था न उनका डेट ऑफ बर्थ रहता था, खाली एक पेंशन पट्टा बोलते थे ना जिसको आप लोगों ने देखा होगा, वो आया करता था, उसमें खाली नाम लिखा रहता था और PPO नंबर होता था उसमें, बाकी चीज़ तो नहीं। वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है आज के लिए पेंशन के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, अपने अड़ोस पड़ोस जो भी आदमी सबको बताना
कि आपका जहाँ से आप जिस बैंक से पेंशन ले रहे हैं उस खाते में नॉमिनेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, सबसे पहले चीज़ वो बताना है। उसके लिए क्या है, उनसे बोलो पेंशन स्लिप निकालो, उस महीने की पेंशन स्लिप निकाल देगा, उसमें सारा डाटा रहता है। अगर उनका नाम होगा फैमिली पेंशन में तो बाकायदा उनका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ। अगर वो नहीं है तो उसके लिए अगली कार्रवाई करानी पड़ती है इंडोर्समेंट, जैसे अभी इनका केस ही हो रहा है, क्योंकि इनके पिताजी या जो भी हैं बुजुर्ग आदमी थे, उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने इंडोर्समेंट कराया नहीं। अब परेशानी किसको हो रही है जाने के बाद, ये समझे जाने के बाद फैमिलीज को। तो इंडोर्समेंट आपने करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सोल्जर रोड में आइए, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे और वो इंडोर्समेंट होके आपको 5 या 4-5-6 महीने में बन के आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ आप लोग भी देख लेना अपना EPO। कई आदमी होंगे इसमें 20-25% ऐसे होंगे जिसके EPO में किसी का फैमिली का नाम गलत होगा, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। दूसरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आज के डेट में होना जरूरी है। पूरा कई के उसमें क्या है, खाली एज लिखा हुआ 37, 85 जो एज, उसमें अभी दिक्कत हो रही है आगे के लिए। अगर जिसका ऐसा केस है सोल्जर रोड में आइए, फैमिली डिटेल के लिए अप्लाई करिए, मंगाइए, उसके डिस्चार्ज बुक लाइए, EPO लाइए, आपका 1-2 महीने में आ जाएगा। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सामाजिक संस्था टीम जीवन के तत्वाधान में हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले छोटे बच्चों को सम्मानित किया। कोरोना काल के दौरान सामाजिक संस्था टीम जीवन द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के करीब 950 बच्चों ने भाग लिया था। देखिए, जब कोरोना की लहर चल रही थी, निश्चित तौर पर अनेक जिंदगियां जूझ रही थी। हमारे घरों में भी एक डिप्रेशन का माहौल था, बच्चों पर भी उसका असर पड़ रहा था, बाहर खेल नहीं पा रहे थे, स्कूल जा नहीं पा रहे थे। तो हमारी प्रत्येक दिन एक बैठक होती थी, उसमें यह आया कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो कमी थी तो उसके लिए हमने ये निश्चित किया था कि हम प्लांटेशन करेंगे। तो बच्चों में एक बीज डालने के लिए हमने पर्यावरण के ऊपर एक प्रतियोगिता रखवाई थी, पेंटिंग की, स्लोगन की, फ़ोटो वीडियोग्राफी की, और उसके बाद करीब 950 बच्चों ने उसमें भाग लिया पूरे देश में से। तो उसी का आज जो प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनका अभी उनको प्राइज़ दिया जा रहा है आज के कार्यक्रम में। साथ ही इसके हमने उनसे ये भी आग्रह किया था, हमने एक प्लांट बैंक बनाया था और बच्चों के द्वारा हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से हरेला तक हमने 15,000 प्लांटेशन कराया पूरे हरिद्वार शहर में या और पूरे देश के बीच में। तो ये कार्यक्रम उसी का एक पार्ट है, उसका एक एंड है, बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। टीम जीवन कोरोना काल में उपजी हुई एक भगवान के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी सेवा है जिसको हरिद्वार ही नहीं, हरिद्वार से बाहर भी रुड़की और ऋषिकेश सहित और देश के अनेक शहरों में भी अनेक सदस्यों ने परमात्मा से परमात्मा के लिए सेवा भाव कैसे होता है उसके माध्यम से कार्य किया। उसी परिप्रेक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें आर्ट, स्लोगन और फोटो वीडियोग्राफी प्रतियोगिता उस समय थी। उस समय पर्यावरण कितना ज़रूरी है, उसका संरक्षण, उसके ऊपर बहुत अच्छे बच्चों ने फ़ोटो वीडियोग्राफी कर और आर्ट के माध्यम से अपनी सहभागिता की थी। तो आज टीम जीवन के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट जो उनकी पोजीशन आई थी, उनको यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से टीम जीवन बहुत सराहनीय कार्य कर रही है और इसमें युवा वो हर तरह के प्रदूषण को, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो फिजिकल हो, उनको किसी भी चीज़ में प्रदूषण क्यों ना हो, उसको प्रदूषण रहित करने का इन युवाओं ने बीड़ा उठाया है। 3 कृषि कानून वापस और किसानों की मांगों को केंद्र सरकार के मानने के बाद किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से नानकमत्ता के लिए रवाना हुए। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से चला किसानों का फतेह मार्च रात्रि लगभग 9 बजे सितारगंज पहुंचा। वहीं किसानों का फतेह मार्च सितारगंज पहुंचने पर किसानों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही बॉर्डर से लौटे किसानों को बधाई भी दी। किसानों का एक बहुत बड़ी जीत हुई है, 700 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 1 साल 13 दिन 378 दिन आंदोलन चला। बहुत कुछ हमने खोया, लेकिन एक उससे ज़्यादा उपलब्धि ये रही कि हमने इस आंदोलन में जो आपसी भाईचारा और किसानों को जो विश्वास था, उस विश्वास को हमने पाया है
और जो ये लोग कहते थे कि ये कानून वापस नहीं हो सकते और वो तानाशाह सरकार है जो कभी वापस नहीं हुई, लेकिन इस किसान आंदोलन के अहिंसक था, शांति रही, एक रहे और एकता का परिणाम ये हुआ। इन शहादतों के नतीजा ये हुआ कि सरकार को वापस होना पड़ा और देश के उन करोड़ों लोगों की जो मुद्दा था, जो किसानी जो आर्थिक गुलामी होने जा रही थी, उस आर्थिक गुलामी से लोगों को निजात मिली है। तो आज फतेह मार्च है। आज हम सुबह दिल्ली के बॉर्डर से गाजीपुर से चले थे और जगह जगह पर लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर एक पर्व का पूरा दिन है मनाया है कि जिस तरह से लोग किसान एक आज़ादी उन्हें मिली हो। और इसको लेकर हम आज नारंग मेहता साहब जा रहे हैं। सितारगंज के लोगों का और जगह जगह में लोगों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का समर्थन मिला है, पुष्प वर्षा से स्वागत किया है। हम जनता का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा सहयोग किया और हम सफल हुए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ऐतिहासिक जीत आज तक ना तो हुई है, शायद ना हो पाएगी। जिस जीत को जीतने के लिए इतनी लंबी अवधि लग गई, जो आज तक अंग्रेजों के कार्यकाल तक में नहीं लगी थी, इस समय जीत का ऐसा माहौल है, किसानों की जीत का इतना बड़ा माहौल है कि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ वितरित की गई हैं, पटाखे बजाए गए हैं। बहुत ही अच्छा आदमी महसूस कर रहा है कि अहिंसा के रास्ते में चल करके किसी की भी हठ धर्मिता को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की किसी की भी हिटलरशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को न्याय मिला है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सितारगंज व्यापार मंडल सदैव किसान भाइयों के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा। लड़ाई थी, इसको किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने साथ मिलकर लड़ा है और आज बहुत उत्साह है कि किसान दिल्ली से अपने हक जीत कर आया है। लेकिन हमें एक गम भी है, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अगर ये सरकार पहले मान जाती, ये बिल रद्द कर देती, तो हमारे 700 किसान शहीद नहीं होते। ये जो जीत है वो शहीद साथियों को ही समर्पित है ये जीत। और मैं जितने हमारे शहीद साथी हुए थे उनको याद करके कहता हूँ कि उनकी बदौलत ये किसान आंदोलन जीता गया और आगे ही ऐसे ही संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की लड़ाई लड़ता रहे। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के समाप्त होने के बाद किसान गाजीपुर बॉर्डर से जसपुर वापस पहुंचने पर शहर में किसान फतेह मार्च निकाला गया। इस दौरान जनता ने आंदोलन को जनता और किसानों की जीत बताई। मुझे नहीं सम्मानित किया गया, ये देश के किसान को सम्मानित किया गया है, जो एक साल से ऊपर से वर्चस्व की लड़ाई संघर्ष कर रहे थे केंद्र के सरकार के साथ, क्योंकि जो गलत उनके साथ कानून थोपे गए थे उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि हमारे लिए सही नहीं है, हम मांग नहीं रहे थे और हम पे जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। तो उसका संघर्ष चल रहा था और 1 साल बाद सरकार को समझ में आई कि हमने गलती कहीं ना कहीं करी है और वो उसे रिपील करा गया उन 3 कानूनों को। और जो हम मांग कर रहे थे MSP पे गारंटी कानून की, उसमें भी लिखित रूप में दिया गया है और उसमें टाइम भी दिया गया है कि वो 15 जनवरी तक अगर उसे अमली जामा पहना देंगे। और भी कई मुद्दे हैं, केस वापसी है, जो आंदोलन से पैदा होते हैं 3-4 मुद्दे, क्योंकि जो आंदोलन जब चलता है तो वो केस भी बनते हैं। और कुछ हमारे 700 से ऊपर ज़्यादा किसान शहीद हो गए इस आंदोलन के प्रति, ठंड से, गर्मी से और यानी अन्य तरीके से वहाँ पर बॉर्डरों पर। और उनके परिवारों का पुनर्वास के लिए भी सरकार ने जिम्मेदारी लेनी है, उसके वक्त भी उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। तो और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों ने वहाँ पर किसानों पर शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस पर जो गाड़ी एक मंत्री के बेटे द्वारा चढ़ाई गई वो तो चलो उस पर अंदर है, तो वो मंत्री को हटाने का प्रस्ताव था। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल 2022 का चुनाव फतेह कर अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते खटीमा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड निर्माण में समाजवादी पार्टी की सकारात्मक भूमिका और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार बनाने के उद्देश्य से लगी हुई है और कहीं न कहीं आज जनता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख भी रही है, क्योंकि माननीय नेताजी का जब कार्यकाल रहा, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक रहा, तो माननीय नेताजी ने इतना बड़ा बजट दिया था उत्तराखंड का, उत्तराखंड के विकास के लिए गोविंद वल्लभ पंत जी से भी बड़ा बजट दिया था। उन्होंने मिनी सचिवालय की स्थापना की
और उत्तराखंड की जो सदियों की मांग थी उत्तराखंड राज्य बनाने की, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय नेताजी ने इसका परिसीमन करवाया था। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जिस तरह से विकास उन्होंने किया कि लगातार 3 वर्ष तक बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता उन्होंने, और एक विकास जो अखिलेश जी द्वारा किया गया वो मील का पत्थर साबित हुआ। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन लोगों ने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों सरकारों ने इस उत्तराखंड को केवल मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बनाया। इन्होंने जनता के लिए ज़मीन पे कोई काम नहीं किया, 20 साल में एक रोड नहीं बना सके, पलायन यहाँ से होने लगा, पलायन को नहीं रोक सके, जो कंपनियां यहाँ आई थीं वो कंपनियों का पलायन होने लगा, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की योजनाएं, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई सारी मुफ्त की, साथ ही लैपटॉप वितरण, रोडों का जाल, 108, 100 नंबर और तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, एक बहुत बड़े स्तर पे निवेश उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, यहाँ ग्रीन बोनस लिया जा सकता था, यहाँ पर कुटीर उद्योग लगाए जा सकते थे, यहाँ पर जो लोग गरीब लोग पिछले 50 साल से 60 साल से या इवन 100 साल से बसे हुए हैं, जलाशयों के किनारे, वन भूमि के किनारे, नजूल की भूमि पर, उनको मालिकाना हक नहीं मिला। दोनों सरकारों ने उस पर जनता को निराश किया। जनपद उधम सिंह नगर में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार नशे पर लगाम लगाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन नशे के कारोबारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर 5 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये सूचना यहाँ पर जसपुर में जो है स्मैक और गांजा इस चीज़ के नौ युगों में थोड़ा सा प्रकोप बढ़ रहा है। ये सूचना है, इस पर जो है उच्च अधिकारियों को द्वारा बार बार निर्देश किया जा रहा है कि आप अभियान चलाएं। तो इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और 11 तारीख की रात को ये सूचना मिली कि नत्था सिंह मोहल्ले में निवासी बाबू जो है उसके घर में गांजा है और बच्चों वो गांजा सप्लाई करता है, बच्चों को बेचता है। इस सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि आप मौके पर जाके वहाँ पर दबिश दें। दबिश दी गई और उसके घर से 5 किलो गांजा बरामद किया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा के अंदर उसके घर मुकदमा पंजीकृत उसे जेल भेज दिया गया। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।